आज मैं बीए पार्ट थर्ड के छात्रों को चीन की 1911 की क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करूंगा। सन 1911 की राज्य क्रांति आधुनिक चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन की जनता के हृदय में मंचू राजवंश के प्रति असंतोष और विरोध की भावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई थीं। चीनी जनता ने अनुभव किया कि देश की बढ़ती हुई समस्याओं का हल मंचू राजवंश के बूते की बात नहीं है। ताइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह तथा अन्य छोटे छोटे विद्रोहों से चीनी जनता ने व्यापक असंतोष का प्रदर्शन किया, परंतु मंचू सरकार ने देश में सुधार करने के स्थान पर जनता की मांगों की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। इससे चीन की दशा पर्याप्त शोचनीय हो गई। दूसरी ओर विदेशी चीन का शोषण कर रहे थे। क्लाइड ने संदर्भ में कहा है, मंचू राजवंश से चीनी लोकतंत्र का परिवर्तन काल विभिन्न विद्रोहों और स्वतंत्रता आंदोलनों का अवसर था। चीन की जो राज्य क्रांति है उसके कई कारण थे, जिसमें पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। उस समय चीन एक कृषि प्रधान देश था तथा देश की लगभग 90% जनता कृषि एवं कुटीर उद्योग धंधों पर निर्भर थी। अधिकांश भूमि पर जमींदारों का अधिकार था। किसान जमींदारों की भूमि पर मजदूर के रूप में कार्य करते थे, जहां उनका शोषण होता था। जिन कृषकों के पास अपनी स्वतंत्र भूमि थी वो बहुत ही कम थी। चीनी सरकार पर वैदेशिक कर्ज का भार बहुत ज़्यादा था। इस कर्ज की क्षतिपूर्ति किसानों पर और अधिक कर लगाकर अदा की जा रही थी। बाद में 1901 में सेना का पुनर्गठन, रेलवे निर्माण के कार्यक्रम ने राज्य के खर्चे को और अधिक बढ़ा दिया। दूसरी ओर चीन की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और लैंड होल्डिंग कम होती जा रही थी, दूसरी ओर उत्पादन भी कम हो रहा था। ब्राउन ने संदर्भ में कहा है कि 1910 तक दक्षिण चीन में लगभग 30 लाख व्यक्ति भूख से मरे। बिनाके के अनुसार चीन में होने वाले प्रत्येक प्रकार के आंदोलन में जनसंख्या की समस्या निहित थी और चीनी लोग इस समस्या से बहुत अधिक प्रभावित थे। इस प्रकार कृषि की दयनीय दशा एवं जनसंख्या में वृद्धि के कारण चीनी अपनी खेती छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। चीन का दूसरा मुख्य व्यवसाय कुटीर उद्योग धंधे थे। विदेशों के आगमन से पूर्व चीन के कुटीर उद्योग धंधे अच्छी हालत में थे। इनसे वहाँ के लोग अपनी जीविका आसानी से चला लेते थे, किंतु विदेशों के आने के बाद ये उद्योग धंधे नष्ट हो गए, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति प्रगति पर थी। विदेशी मशीनों से निर्मित माल चीन में बेचने लगे, जो कुटीर उद्योग धंधों में निर्मित माल से काफ़ी सस्ता होता था। परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योग धंधे बंद होने लगे। ब्राउन के अनुसार 1909-10 तक चीन में लगभग 40 लाख शिल्पकार बेकार हो गए। इन उद्योग धंधों पर इसलिए भी अधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि चीन के अधिकांश शिल्पकार दक्षिण चीन में निवास करते थे और दक्षिण चीन में ही विदेशियों का प्रभाव था। चीनी जनता इस स्थिति का जिम्मेदार मंचू सरकार को मानती थी। चीन के व्यापारियों में भी असंतोष था। विदेशियों के आगमन से पूर्व चीनी व्यापारी वहाँ के कुटीर उद्योग धंधों से सस्ते दामों पर माल खरीदते तथा चीन के विभिन्न क्षेत्रों में से अधिक मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमाते थे, किंतु विदेशियों के आने के बाद वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि विदेशी माल चीन में पर्याप्त सस्ता मिल रहा था। इस प्रकार चीन में आर्थिक संकट तो पहले से ही था। अब एक विदेशियों ने चीन पर अथाह क्षतिपूर्ति लाद कर उसका आर्थिक शोषण कर उस आर्थिक संकट को और अधिक गहरा कर दिया। दूसरा कारण है प्रवासी चीनी। अपने देश की आर्थिक दुर्दशा से परेशान होकर बहुत से चीनी आजीविका की तलाश में विदेश जाने लगे। पहले यूएसए जाते थे, किंतु 1890 में वहाँ की सरकार ने विदेशी प्रवासियों के विरुद्ध अनेक कानून बनाए, जिससे चीनियों का वहाँ पर बसने का मार्ग बंद हो गया। इसके बाद चीनियों ने हवाई द्वीप, फिलीपीन, मलाया आदि में जाकर बसना शुरू कर दिया, किंतु वहाँ भी चीनियों के विरुद्ध बहिष्कार विधेयक पारित हो जाने के कारण चीनियों का विदेशों में प्रवास का मार्ग बंद हो गया। प्रवासी चीनियों ने इसका सारा दोष मंचू सरकार का माना और वे क्रांतिकारी संस्थाओं में मिल गए। तीसरा है बौद्धिक कारण। चीन में पाश्चात्य शिक्षा की वृद्धि से पाश्चात्य विचारों का आविर्भाव हुआ। 1860 के बाद ईसाई मिशनों की
अपने स्कूल आदि खोलने का अधिकार मिला। इन स्कूलों में उन्होंने चीनियों को शिक्षित किया। आगे चलकर 1905 में मंचू सुधारों के अंतर्गत चीन की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का अंत कर दिया गया, जिसके कारण सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए प्राचीन कन्फ्यूशियस ग्रंथों में निपुणता की अपेक्षा आधुनिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। चीन में उस समय 3 प्रकार के व्यक्ति उच्च शिक्षित थे। पहले ऐसे लोग थे जो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त थे। दूसरे ऐसे लोग थे जो मिशनरियों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजे गए थे। और तीसरे ऐसे थे जो मंचू सरकार द्वारा विदेश में भेजे गए थे। किंतु चीन में अभी ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान पर्याप्त संख्या में स्थापित न हुए थे जिनमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की सुविधा हो। अतः बहुत से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका तथा यूरोप जाने लगे। जो उच्च शिक्षा के लिए यूरोप तथा अमेरिका जाने में असमर्थ थे, वे अपने पड़ोसी देश जापान के कॉलेजों में प्रविष्ट होने लगे। परंतु इन विदेशी कॉलेजों में एवं विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देना मुश्किल था। जापान में चीनी विद्यार्थियों की बाढ़ सी आ गई। परिणाम स्वरूप बहुत से प्राइवेट कॉलेजों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य चीनी विद्यार्थियों को प्रवेश देकर केवल धन कमाना था। इन कॉलेजों में अध्ययन का समुचित प्रबंध नहीं था, परंतु इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जहाँ नए नए ज्ञान विज्ञान से थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहीं उन्हें विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी चीनी दलों के संपर्क का स्वर्णिम अवसर भी मिल जाता था। स्वदेश लौटने पर ये विद्यार्थी नए विचारों से उत्प्रोत रहते थे और इनमें से अधिकांश को बेकारी का सामना करना पड़ता था। अतः क्रांति की भावनाओं का सर्वाधिक प्रचार इन्हीं के मध्य हुआ। प्रांतीय सभाओं में इनको स्थान मिल गया तथा शीघ्र ही क्रांति की भावनाओं का नेतृत्व करने लगे। फलतः ये बुद्धिजीवी संपूर्ण देश में विस्फोट की तैयारी करने लगे। यातायात की सुविधाओं ने उग्रवादी साहित्य की क्रांतिकारी रचनाओं को लाकर लोगों को दिया। इन रचनाओं के अध्ययन से लोगों में क्रांति के प्रति विश्वास जम गया। अतः चीन के बुद्धिजीवी क्रांति के समर्थक बन गए। राजनीतिक कारण। क्रांतिकारी दल चीन में पहले से ही विद्यमान थे। पाश्चात्य देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो व्यक्ति चीन लौट रहे थे, वे यूरोप के ज्ञान विज्ञान के साथ साथ वहाँ के क्रांतिकारी विचारकों को भी ला रहे थे। 1905 में सन्यास सेन ने चीन में तुंग मांग हुई नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में गणतंत्र स्थापित करना था। इसकी शाखाएं संपूर्ण दक्षिणी चीन में फैली हुई थी। हंकाओ तथा नानकिंग की नवीन संगठित सेना में भी इसकी गुप्त संस्था के सदस्य थे। बहुसंख्यक बुद्धिजीवी इस संस्था के सदस्य बन गए। परिणाम स्वरूप 1906, 1907 और 1910 में चीन के विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हुए। समाचार पत्रों का सहयोग। यद्यपि चीन में ही सबसे पहले छापेखाने का आविष्कार हुआ, चीन के पुराने प्रेस सब पहले केवल प्राचीन पुस्तकों के मुद्रण का कार्य करते थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वहाँ समाचार पत्रों का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। इनमें प्रमुख मिन ली पाओ था, जिसे तुंग मैंग हुई संस्था निकालती थी। ये समाचार पत्र जनता में नई भावनाओं को विकसित करने और लोकतंत्र शासन की स्थापना के लिए आंदोलन करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। मंचू सरकार की रेल नीति भी इस क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। मंचू सरकार की रेल नीति के कारण केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रांतीय शासकों में विरोध की भावना का विकास हुआ। इस समय चीन में रेलवे लाइनों का बड़ी तेज़ी से निर्माण हो रहा था। पीकिंग सरकार से अनुमति लेकर विदेशी राज्य चीन के विभिन्न प्रदेशों में रेलवे लाइनों का निर्माण करने में तत्पर थे। ऐसी स्थिति में प्रांतों के सूबेदारों के मन में ये विचार उठा कि क्यों न वे अपने प्रदेशों में स्वयं रेलवे निर्माण का कार्य करें और इसके लिए आवश्यक पूंजी अपने प्रांत की राजकीय आमदनी द्वारा प्राप्त करें। जबकि मंचू सरकार की यह नीति थी कि रेलवे का निर्माण केंद्रीय सरकार के अधीन हो। पीकिंग की केंद्रीय सरकार के पास धनाभाव था। इस अभाव को विदेशों से ऋण लेकर प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि इस कार्य के लिए विदेशी स्वयं उत्सुक थे। किंतु अनेक प्रांतीय सूबेदार चीन में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को चिंता की दृष्टि से देख रहे थे और वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके अपने प्रदेशों में रेलवे का निर्माण कार्य उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाए।
इस विषय पर केंद्रीय सरकार तथा प्रांतों के बीच काफ़ी मतभेद बढ़ गए। इसी कारण 1911 की क्रांति में प्रांतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। सन 1911 में परिवहन विभाग का अध्यक्ष सेंग हसुएन हुआई को नियुक्त किया गया। वह रेलवे लाइनों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रखने का प्रबल समर्थक था। रेलवे निर्माण के लिए विदेशियों से कर्ज लिया। इस प्रकार प्रांतों एवं केंद्रीय सरकार के मध्य असंतोष काफ़ी बढ़ गया। क्रांति का तत्कालिक कारण: जिस समय पीकिंग सरकार की रेल नीति के विरुद्ध अनेक स्थानों पर विद्रोह शुरू हो रहे थे, अक्टूबर 1911 को हैंको में एक बम विस्फोट हुआ। जांच के बाद यह पता चला कि जिस मकान में विस्फोट हुआ वहाँ चीन के क्रांतिकारी दल का बड़ा अड्डा था। यहाँ बड़ी मात्रा में हथियार एवं बम आदि बनाए जाते थे। जांच के समय नामों की एक सूची भी मिली। हैंको के क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया तथा अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रदेश की सेना के भी अनेक अफसर और सैनिक क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिए गए। इससे सेना में बड़ा संतोष हुआ तथा अन्य सैनिक अफसर एवं सैनिकों को यह संदेह हो गया कि उन्हें भी क्रांतिकारी दल से सहानुभूति रखने के कारण गिरफ्तार न कर लिया जाए। परिणाम स्वरूप यांगत्से नदी के पार बुचांग प्रदेश की सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने सेनानायक कर्नल ली युआनहुंग को विद्रोही सैनिकों ने इस बात के लिए विवश किया कि वह उनका नेतृत्व करे। इस प्रकार क्रांति प्रारंभ हो गई। धन्यवाद।